तो स्टार्ट करते हैं फुल लेंथ टेस्ट नंबर 9 की। सॉरी, फुल लेंथ टेस्ट नंबर 10 होगा ये। तो फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे तो 15 दिखा रहा है, बट इट इज़ नॉट 15, इट इज़ 10। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट नंबर का स्टेटमेंट है सी वाटर इज डेंसर देन रिवर वाटर। क्या सी वाटर डेंसर होता है? क्या बिल्कुल सही है, बिकॉज सी वाटर में क्या सैलिनिटी ज़्यादा है, वहाँ पे सॉल्ट होते हैं इसीलिए वो डेंस होता है। और रिवर वाटर क्या होता है, वहाँ पे सॉल्ट नहीं होते इसीलिए वो क्या होता है, लेस डेंस होता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, इट इज इजियर टू सिंक इन मेडिटेरियन सी देन अटलांटिक सी। क्या मेडिटेरियन सी ज़्यादा सॉल्टी है कि कम सॉल्टी है? मेडिटेरियन सी ज़्यादा सॉल्टी है, बिल्कुल सही है, बिकॉज वहाँ पे वो इनक्लोज है और इनक्लोज में सैलिनिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है। अटलांटिक ओशन में सैलिनिटी कम है, तो ईजियर होगा कि डिफिकल्ट होगा? भाई डेंसिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी, मेडिटेरियन सी के अंदर डेंसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिफिकल्ट होगा टू सिंक। ओके, सो इट इज़ नॉट ईजियर, तो सेकंड इज इनकरेक्ट। थर्ड है, द डिफरेंस इन सैलिनिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर। बिल्कुल सही है, बिकॉज जो ओशनिक वाटर है इट मूव्स फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर। रिवर ड्रेनेज पैटर्न की बात करनी है। फर्स्ट इज ट्रेलिस पैटर्न लुक लाइक ट्री ब्रांच विथ लॉट ऑफ ट्विक्स। तो देखो ये डेंड्राइटिक पैटर्न होता है, नॉट ट्रिलिस। ट्रिलिस में तो ऐसे लाइन होती है, पैरेलल लाइंस होते हैं, यहाँ पे पैरेलल स्ट्रीम्स होते हैं। ओके, सेकंड है रेडियल पैटर्न ड्रेनेज। ओके, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म व्हेन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। बिल्कुल सही, जिसका एग्जांपल है अमरकंटक है ना। यहाँ पे अमरकंटक जो होता है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? अमरकंटक के अंदर एक हमारे पास जो नर्मदा है, सोन है, और यहाँ से रेडियल पैटर्न में नदी स्टार्ट होती है। सो इट इज अ टाइप ऑफ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, अमरकंटक हिल। थर्ड है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। यहाँ पे ओरिजिनेट हुए ना, यहाँ पे ओरिजिनेट हुए, बट सेंट्रीपिटल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे स्ट्रीम जाके एक पॉइंट पे क्या होते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं। ठीक है, सो सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म व्हेन रिवर ड्रेनेज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इनटू अ लेक और डिप्रेशन लाइक द लोकटक लेक। लोकटक लेक में क्या होता है, बहुत सारी नदियाँ के एक पॉइंट में मिल जाती है, और लोकटक लेक एक वेटलैंड भी है। ओके, सो थर्ड इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा भाई, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3, आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू हीट वेव इन इंडिया। हीट वेव क्यों होता है इंडिया के अंदर, ये हमको बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट है द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन इन समर। बिल्कुल सी है, समर के अंदर हमारे पास जो नॉर्दर्न मूवमेंट होता है किसका, सन का। बिकॉज समझना जरा बात को, ये हमारे पास अर्थ हो गया, ये टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, टॉपिक ऑफ कैंसर कैफ्रिकन हो गया। तो सन जो है वो इस प्रकार से इक्वेटर से कहाँ पे तरफ जा रहा है, इक्वेटर से टॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जा रहा है जब समर होगा, किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसीलिए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट वेव्स देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट इज करेक्ट, हमारे को पूछा गया फर्स्ट करेक्ट है, बिल्कुल सी है, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन इन बे ऑफ बंगाल। बिल्कुल सी, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन मतलब हाई प्रेशर बेल्ट बनता है क्या, बिल्कुल सही है। सो इट इज ऑल्सो रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीट वेव्स। थर्ड है, हमसे थर्ड पूछा गया है, अ सडन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सी, सडन इंक्रीज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या देखने को मिलता है, हम लोग को हाई देखने को मिलता है यार। ओके, बिकॉज वहाँ पे बारिश नहीं होती है। सो थर्ड इज करेक्ट। और फ्रीक्वेंट अलिनो, अलिनो को बच्चे को पता है भाई, अलिनो से क्या होती है, बारिश नहीं होती है, और बारिश नहीं होने से क्या होगा, हीट वेव देखने को मिलेगा। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच द फॉलोइंग पोर्ट इज आर कंसिडर्ड एज ए नेचुरल हार्बर इन इंडिया। ठीक है, नेचुरल हार्बर किस किस पोर्ट को माना जाता है, जो पारादीप पोर्ट है। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। इट इज ए नेचुरल हार्बर बिकॉज वो कंडीशन वहाँ पे बहुत फेवरेबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, इट इज कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोर्ट्स। ओके, सेकंड है मारमा गांव पोर्ट। मारमा गांव का पोर्ट कहाँ पे है, गोवा के अंदर। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नेचुरल हार्बर। और जनरली जो वेस्टर्न घाट्स में जो पोर्ट्स होते हैं वो नेचुरल हार्बर होते हैं, बिकॉज नेचुरल हार्बर किसका हो, नेचुरल हार्बर मतलब ऐसा होना चाहिए जब वो सी कोस्ट है। ठीक है ना, सी कोस्ट के पास जैसे जब समुद्र का पानी होना चाहिए वो बहुत गहरा होना चाहिए, डीप होना चाहिए, और डीप ही है कि इसमें वेस्टर्न घाट्स में जनरली डीप है। और खासकर तो पारादीप पोर्ट जहाँ पे बनाया गया वहाँ पे भी रीजन क्या है, डीप है, बिकॉज कॉन्टिनेंट सेल्फ वहाँ पे एब्सेंट टाइप का है। ठीक है, तो ये अपने पर जनरली क्या हुआ, जो सबमर्ज कोस्ट होते हैं, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज सबमर्ज कोस्ट है, तो दे आर गुड फॉर नेचुरल हार्बर्स। ओके, दे आर गुड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पोर्ट्स। सो सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, कांडला पोर्ट कहाँ पे है, तो कांडला पोर्ट भी हमारे पास वेस्टर्न घाट्स में ही है क्या। तो हम बात करते हैं कांडला पोर्ट की। जो कांडला पोर्ट है वो कहाँ पे, गुजरात के अंदर है ना, ये कहाँ पे, गुजरात के अंदर
पारादीप पोर्ट कहाँ पे है? पारादीप उड़ीसा के अंदर, और मालवा गांव कहाँ पे है? गोवा के अंदर। ओके, सो ये सब हो जाएगा हमारे पास। हमसे करेक्ट पूछा गया है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हमारे पास, करेक्ट हमसे पूछा गया है। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट क्या है? करेक्ट है यहाँ पे ऑल दी 3 आर करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच द फॉलोइंग इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए हमको बात करनी है नेसेसरी कंडीशंस की। क्लाउड फॉर्मेशन के लिए हमको नेसेसरी कंडीशंस की बात करनी है। एयर मस्ट बी सैचुरेटेड, बिल्कुल गलत है यार, ऐसा लोगों को लगेगा, बट इट इज करेक्ट, बिल्कुल सही है। बिकॉज आप समझ ना, एयर जब तक सैचुरेट नहीं होगा, कैसे समझ क्लाउड कैसे बनेगा, पानी से क्लाउड कैसे बनेगा? सो एयर मस्ट बी सैचुरेटेड टू गेट द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। ओके, ड्यू पॉइंट मस्ट बी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं है कि भाई जो ड्यू पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। ड्यू पॉइंट अगर 3-4 भी है तो वहाँ पे भी हमारे पास क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड प्रेजेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन न्यूक्लियाई, बिल्कुल सी हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन मतलब जो कि क्या करें, क्लाउड को आपस में जोड़ दें, उनको बोलते हैं क्लाउड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। सो यहाँ पे हमारे पास इसका कंडीशन अगर ये भी है तो हमारे पास क्या होगा? क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। तो याद रखना, एयर मस्ट बी सैचुरेटेड एंड प्रेजेंस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन। तो अगर हम आर्टिफिशियल क्लाउड बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन को जेट की मदद से हम हवा में स्प्रे करते हैं, जिससे क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, वहाँ से बारिश हो जाती है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 और 3 आंसर हो जाएगा बी। ना क्वेश्चन नंबर 6 है, विद रेफरेंस टू आइसोबार्स। हमको बात किसकी करनी है? आइसोबार्स की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइसोबार द लाइन ऑफ इक्वल प्रेशर ऑन अ मैप, बिल्कुल सही है, इक्वल प्रेशर की लाइन होते हैं आइसोबार्स। सेकंड है, वाइडली स्पेस्ड आइसोबार इंडिकेट हाई प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ समझना जरा, वाइडली स्पेस्ड है तो यहाँ पे आपस में पास पास है, मतलब ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, दूर दूर है मतलब ग्रेडियंट कम है। सो वाइडली स्पेस्ड आइसोबार डज नॉट इंडिकेट हाई प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, जो क्लोजली पेस्ड हमारे पास आइसोबार्स होते हैं वो हमारे पास हाई प्रेशर ग्रेडियंट बताते हैं। द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर, बिल्कुल सी है, जो आइसोबार्स ऐसे होंगे बट जो इसका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा वो कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। सो इट इज परपेंडिकुलर। सो दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3 आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ना क्वेश्चन नंबर 7 है, विद रेफरेंस टू शैडो जोन्स। हमको बात किसी करनी है? हमको बात करनी है शैडो जोन्स की। हमको बात किसी करनी है? हमको बात करनी है शैडो जोन्स की। ओके, हमको बात किसी करनी है? हमको बात करनी है शैडो जोन्स की। वी टॉक अबाउट दी शैडो जोन्स। हमको बात किसी करनी है? शैडो जोन्स की बात करनी है। सबसे पहला है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। शैडो जोन्स इज द एरिया वेयर अर्थक्वेक वेव आर नॉट रिपोर्टेड, बिल्कुल सही है। द शैडो जोन्स ऑफ पी वेव इज लार्जर देन एस वेव। बहुत कंफ्यूजन होता है ना, तो याद रखना, पी मतलब एस मतलब सॉलिड ओनली, सॉलिड में ही मूव करेगा। और एक और चीज़ होना चाहिए, आपको पता चाहिए कि इनर कोर क्या है? सॉलिड है। इनर कोर क्या है? सॉलिड है, ठीक है। सपोज ये क्रस्ट हो गया, ये हमारे पास मेंटल हो, ये इनर कोर हो गया, आउटर कोर हो गया। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास शैडो, ये अर्थ को एक था, यहाँ पे ऐसे आया, ये अंदर में टकरा के ऐसे जाएगा ना, ऐसे कौन सा होगा और ऐसे कौन सा होगा? ये जो हमारे पास सॉलिड में ऑनली जाता है तो एस वेव होगा, ठीक है। बट जो लिक्विड में कौन ट्रैवल नहीं कर पाता? लिक्विड में कौन ट्रैवल नहीं कर पाता? तो एस वेव जो है वो शैडो सॉलिड ओनली। तो एस वेव जो होगा वो इनर कोर से क्या मूव, आउटर कोर से मूव कर पाएगा क्या? नहीं मूव कर पाएगा। सो एस वेव जो होगा वो इस यहाँ शैडो जोन होगा एस वेव का, वो यहाँ से यहाँ होगा। बट जो पी वेव का जो शैडो जोन होगा, पी वेव का जो शैडो जोन होगा वो यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। बिकॉज पी जो होगा वो इस प्रकार से अंदर चला जाएगा, ओके, बिकॉज वो लिक्विड से भी जा सकता है ना। सो ये अंदर जाके बैंड होगा। सो इसीलिए हमारे पास जो सॉलिड होगा, मतलब एस वेव का जो हमारे पास शैडो जोन होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा। सो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि पी वेव का बड़ा होगा शैडो जोन, वो गलत बोल रहा है। हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा 1 ओनली। तो याद रखना, एस से सॉलिड ओनली, सॉलिड ओनली करने के थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेना और आपका आंसर मिल जाएगा। थोड़ा सा बस हर चीज़ को रटना नहीं है भाई, कुछ चीज़ को समझ के कॉन्सेप्ट लगा के आपको समझना होता है। एग्जाम में यार नहीं तो भूल जाते हैं हम लोग, एग्जाम पे क्या होता है तो भूल जाते हैं, ओके। सो आंसर इज 1 ओनली। ना क्वेश्चन नंबर 8 है, एसिडिक लो इन फर्टिलिटी क्रिम्सन रेड कलर फाउंड इन ह्यूमिड ट्रॉपिक्स, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ट सुटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल। देखो एक चीज़ समझना, लेटराइट सलापा खेत, मतलब आप गांव में रहते होगे तो आपको समझ आता होगा कि रेड कलर का जो सॉइल जनरली जो ईंट बनाते हैं वो कलर का जो सॉइल होता है वो कैसा होता है? रेड कलर का होता है, ठीक है ना। तो ब्लैक सॉइल तो नहीं होगा बिकॉज इट इज रेड इन कलर, एलुवियल सॉइल भी रेड नहीं होता। अब देख लो इन दोनों में कन्फ्यूजन आता है, तो आप समझना जरा, ये लो फर्टिलिटी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लो फर्टिलिटी के साथ मैं रिलेट करता हूँ इसका रेड कलर का। भाई आप ईंट बनाते देखो तो ईंट होता है रेड कलर का होता है, बिकॉज ये लेटराइट सॉइल जो होता है, जो कि लेटराइट का मतलब लेटर मतलब ईंट बनाने के लिए जो सॉइल इस्तेमाल करते हैं वो लेटराइट सॉइल होता है। सो इट इज रेड ऑफ कलर। तो मैं तुक्का भी लगाऊंगा तो इसलिए लगाऊंगा भाई, तुक्का नहीं है, सही तरह कॉन्सेप्ट है ये, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रीजन फॉर द चेंजिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, तो हमको पता है, बच्चे को पता है भाई डे और नाइट क्यों होता है,
रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, ये लाइन तो सबको याद होगी, बिल्कुल सी। यहाँ पे रिवॉल्यूशन की बात होती है और टिल्टेड एक्सिस की बात होती है, ठीक है। सो टिल्ट ऑफ द अर्थ रोटेशनल एक्सिस बिल्कुल सही है, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड सन ये भी सही है, बट रोटेशन का कोई लेना नहीं है बिकॉज रोटेशन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली, आंसर हो जाएगा 10, सॉरी आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायस्ट्रॉफिज्म आर करेक्ट। हमको बात करें डायस्ट्रॉफिज्म की। बाय दिस प्रोसेस द अर्थ मटेरियल कैन बी लाइटली एज वेल एज सीवियरली डिफॉर्म, बिल्कुल से डायस्ट्रॉफिज्म मतलब समझना, डायस्ट्रॉफिज्म मतलब ऐसे प्रोसेस दैट बिल्ड्स, दैट एलिवेट्स, दैट मूव्स द मटेरियल ऑफ द अर्थ। ओके, सो बाय दिस प्रोसेस द अर्थ मटेरियल कैन बी लाइटली एज वेल एज सीवियरली डिफॉर्म, बिल्कुल से इसको डिफॉर्म किया सकता है, थोड़ा सा भी और बहुत ज़्यादा भी डिफॉर्म किया सकता है, ठीक है। लाइक अर्थ को बहुत ज़्यादा डिफॉर्म करता है और थोड़े मोड़े सुनामी जो होते हैं थोड़े मोड़े डिफॉर्म करता है यार, ठीक है। और थोड़े मोड़े जो चीज़ें होती हैं वो सब जैसे वॉल्केनो इरप्शन का तो साइड के जिनको थोड़ा मोड़ा डिफॉर्म करता है। और रिलेटिवली लोकल इवेंट लाइक अर्थक्वेक और लार्ज इवेंट लाइक प्लेट टेक्टोनिक, लार्ज इवेंट कौन सा, प्लेट टेक्टोनिक, बोथ कम अंडर डायस्ट्रॉफिज्म, बिल्कुल सही है। द प्रोसेस ऑफ डायस्ट्रॉफिज्म वर्क ओनली इन टेंजेंशियल डायरेक्शन टू दी क्रस्ट मटेरियल, नो टेंजेंशियल क्या परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल के साथ परपेंडिकुलर मतलब बिकॉज जो वॉल्केनो का इरेक्शन होता है वो अब परपेंडिकुलर होता है, नॉट इन टेंजेंशियल। कुछ चीज़ें टेंजेंशियल जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक टेंजेंशियल होता है, बट जो अर्थक्वेक होता है, सॉरी अर्थक्वेक नहीं बोलेंगे, वॉल्केनो जो होता है इरप्शन वो जनरली क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दिस इज इनकरेक्ट है ना, तो हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क आर यू मोस्ट प्रोबेबली टू फाइंड व्हाट, आर यू मोस्ट प्रोबेबली टू फाइंड व्हाट, मोस्ट प्रोबेबली टू फाइंड सब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल थॉर्न, थॉर्न मतलब कांटे दिखेंगे, कांटे कहाँ पे दिखेंगे भाई, आप जंगली एरिया में जाओगे जहाँ पे डेजर्ट एरिया होंगे वहाँ पे तो कांटे दिखेंगे ना। तो जिम कॉर्बेट जो है वो हिमालयस के अंदर है, वहाँ पे तो कांटे दिखने के नहीं है। जो सिरिस्का नेशनल पार्क है राजस्थान, मतलब जो डेजर्ट वाले एरिया है वहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा गर्मी होगा, सेमी एरिड रीजन होगा, वहाँ पे हमको कांटे देखने को मिलेंगे क्या, बिल्कुल सही। तो सिरिस्का नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के अंदर, वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेंगे, सब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, विद रेफरेंस टू रिफ्ट वैली, हमको बात किसी करनी है रिफ्ट वैली की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ लो लैंड रीजन दैट फॉर्म्स वेयर द अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अपार्ट, बिल्कुल सही है। लो लैंड रीजन होता है जहाँ पे अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट दूर दूर चले जाते हैं, दिस इज करेक्ट। मैनी ऑफ द अर्थ रिफ्ट वैली आर फाउंड इन द ओशन फ्लोर, बिल्कुल सही है। नर्मदा इज द ओनली रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, देखो भाई जहाँ पे स्टेटमेंट आ जाए ओनली, ऑलवेज, नेवर, एक्सेप्ट, नन, नो, ऑल, ये सब क्या होते हैं, गलत होने के चांसेस होते हैं, यहाँ पे गलत ही है बिकॉज आप समझ रहे हैं जरा बात को, क्योंकि हमारे पास दामोदर भी एक नदी है, तापी भी एक नदी है जो कि किसमें फ्लो करती है, रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करती है। हमसे करेक्ट पूछा गया भाई, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 2 ओनली, 3 इज इनकरेक्ट। तो आंसर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल एंड देयर लार्जेस्ट प्रोडक्शन स्टेट्स इन इंडिया। आयरन ओर सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनता है भाई, आयरन ओर सबसे ज़्यादा उड़ीसा के अंदर बनता है, नॉट इन द कर्नाटका, सो दिस इज इनकरेक्ट। बॉक्साइट उड़ीसा के अंदर मिलता है सबसे ज़्यादा, बिल्कुल सही है। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होगा, फिर क्या होगा बोरक्साइट का, वो आयरन उससे उड़ीसा में है, आयरन के बाद उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, बॉक्साइट उड़ीसा में है, उसके बाद कहाँ पे है, उड़ीसा के बाद हमारे पास है कर्नाटका के अंदर, उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर। कॉपर से ज़्यादा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर, बिल्कुल सही है। करेक्टली मैच हमसे पूछा तो 2 and 3 करेक्टली मैच, बट आयरन और सबसे कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। देखो भाई उड़ीसा के अंदर दो चीज़ सबसे ज़्यादा है, आयरन और बॉक्साइट, ऑक्साइड मतलब एल्यूमिनियम का और। करेक्ट पूछा 2 and 3 हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, सॉरी 14 है। हमको 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है ब्रो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉफी कल्टीवेशन। हमको बात किसी करनी है, हमको बात करनी है कॉफी कल्टीवेशन की। केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया, नॉट केरला, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड है सॉइल हैविंग लो ह्यूमस कंटेंट एंड हाई पीएच, नॉट हाई, जो परफेक्ट जो ग्रोथ इसको सैंडी एंड लोमी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, बट जो मेन कंडीशन जो हमारे पास सॉइल को चाहिए वो पीएच होना चाहिए 5 to 6 है, ठीक है ना, नॉट ऑफ हाई पीएच, दिस इज इनकरेक्ट। फ्यू इंडियन वैराइटीज ऑफ कॉफी हैज बीन गिवन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है, जिसमें रोबस्टा आ गया और बहुत सारे वैराइटीज आते हैं, सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली, कॉफी न्यूज़ में था ना ब्रो इसलिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, द ब्रह्मपुत्रा, इरावदी एंड मैकोंग रिवर ओरिजिनेट इन तिब्बत एंड फ्लो थ्रू नैरो एंड पैरेलल माउंटेन रेंजेस in their upper reaches of this river. Brahmaputra makes a U-turn in its course to flow into India. The U-turn is due to a syntaxial bend. And सडन साफ सा लिखा हुआ U-turn क्यों है, syntaxial bending of geologically young Himalayas। देखो मैं अब इसको आपको एक दूसरा तरीके दिखाता हूँ, इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे कुछ लोग।
कुछ लोग क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे डी वाला, बोथ ए एंड बी, बोलेंगे हाँ बी तो पढ़े हैं लगेगा, लेकिन ए भी हो सकता है, मैंने पढ़ा नहीं होगा, अपने ऊपर सेल्फ डाउट होगा, क्या करेंगे, अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयन सीरीज भी अपलिफ्ट हो गया था, इसकी वजह से भी यूटर्न हो गया। भाई साफ साफ आंसर में जो लिखा है उसको ध्यान दीजिए, जब दिमाग नहीं लगाना, बिकॉज जितना सोचोगे प्रीलिम्स उतना आपको गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे सिंटेक्शन बैंडिंग हुई थी, बस यही कारण है कि वहाँ पे यू टर्न ले लिया था नामचा बरवा के अंदर। ओके, सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्शियल बैंडिंग ऑफ जियोलॉजिकली यंग हिमालयास। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बोहाई सी। बोहाई सी कहाँ पे है यार, सपोज यहाँ हमारे पास ये साउथ, ये कोरिया पेनिनसुला है, कोरियन पेनिनसुला है, यहाँ पे हमारे पास बोहाई सी है, यहाँ पे बोहाई सी है, यहाँ पे चाइना है। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ साइड ऑफ द इक्वेटर, ये बिल्कुल सही है। इट डिवाइड्स कोरियन पेनिनसुला फ्रॉम जापान, नो, ये जो जापान को अलग नहीं करता, बोल सकता हूँ कोरियन पेनिनसुला को ये चाइना से अलग करता है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज करेक्ट, हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेटेड इन केरला, क्या इडुक्की रिजर्व केरला के अंदर है, बिल्कुल सी है। पेरियार टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल रिजर्व जो कि कहाँ पे है, केरला के अंदर है। एंड मुल्लापेरियार डैम कहाँ पे है, ये भी केरला के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हमसे पूछा गया भाई ये रिजर्व तीनों में है, कहाँ पे, दोनों पेरियार डैम के, पेरियार नदी के आसपास ही है, जो कि कहाँ पे फ्लो करता है, केरला के अंदर। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 लाइट गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है, कनकेव मिरर, हमको बात करनी है किसके, कनकेव मिरर की। आर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, सोलर कुकर में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है, मेरे को पता है होता है, नहीं पता होगा तो एलिमिनेशन भी कर सकते हो, बिकॉज आप बच्चे को पता होगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका इस्तेमाल होता है रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। तो 5 को आपने एलिमिनेट कर दिया, आंसर क्या बचा, 1 2 3। ऐसे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, और इस तरीका से फास्ट होता है यार, ऐसे एलिमिनेशन से किया जाए, जो आप पता है उसको तुरंत कर दो, जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो रुक जाए। क्वेश्चन नंबर 19 है, with respect to genome sequencing consider the following statement, a genome is a person's complete set of RNA, no, a complete set of DNA को बोलते हैं genome। so first is incorrect, सेकंड दोनों में कॉमन है, मतलब सेकंड करेक्ट ही होगा। इंडिजन इज अ जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड बाय द नीति आयोग। तो जो इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग है, जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है, उसको इम्प्लीमेंट किसने करता, CSIR। CSIR का फुल फॉर्म क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको इंप्लीमेंट करता है। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 ओनली, बिकॉज हमने पता था कि हमारे पास या फिर 2 ओनली होगा, फिर 2 and 3 ओनली होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज लो एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन बिल्कुल कम होता है भाई, हवा में हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी में डिजॉल्व जो डेंसिटी, पानी में जो डिजॉल्व, कोई भी समझ हवा में ज़्यादा चीज़ डिजॉल्व अच्छे से होगी कि पानी में, बिकॉज पानी में मॉलिक्यूल पास हैं, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व होने में दिक्कत होगा। तो इट इस थोड़ा सा साइंस भी लगाओ, बेसिक साइंस का क्वेश्चन है ये। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज स्लोअर, भाई वहाँ पे ऑक्सीजन डिजॉल्व कम है, तो वहाँ पे जो ब्रेथ होगा, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को क्या करना, मतलब जो मराइन एक्वेटिक एनिमल्स होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, तेजी से ब्रेथ करना पड़ेगा। सो दिस जो उनमें ब्रीथिंग रेट होगा वो ज़्यादा होगा, नॉट स्लोअर। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, DNA बारकोडिंग। DNA बारकोडिंग से क्या क्या कर सकते हैं, एक्सेस द एज ऑफ द प्लांट और एनिमल। देखो भाई DNA से आप एज या फिर एज नहीं बता सकते, ओके, एज ऑफ किसी प्लांट और एनिमल का। डिस्टिंग्विश अमॉन्ग स्पीसीज दैट लुक अलाइक, बिल्कुल सी डिफरेंट स्पीसीज में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आइडेंटिफाई द अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस्ड फूड, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम उसके DNA से पता कर सकते हैं कि कौन सा डिजायरेबल है कौन सा नहीं है। करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 5G टेक्नोलॉजी। 5G टेक्नोलॉजी अगर हम बात करना है, इट ऑपरेट इन द मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम, बिल्कुल सही है। एंड इट ऑपरेट इन 3 बैंड्स, नेमली लो, मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। ये मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में काम करता है, 3 बैंड्स होते हैं, लो, मिड एंड हाई। एंड इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ 5G नेटवर्क कैन मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ लोड स्पाइक्स, नो, अगर हमने इंक्रीज कर दिया 5G नेटवर्क को तो जो इम्पैक्ट होगा लोड स्पाइक का वो कम हो जाएगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा, नॉट मैक्सिमाइज, इट विल मिनिमाइज। दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू रेगुलेशन ऑफ जीनोम एडिटिंग इन इंडिया। रेगुलेशन ऑफ जीनोम एडिटिंग इन इंडिया इज डन अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, बिल्कुल सही है। एंड देयर इज प्रोहिबिशन ऑफ
प्रोहिबिशन, देयर इज अ प्रोहिबिशन इन इंडिया ऑन जर्मलाइन जीन एडिटिंग, बिल्कुल सही है, करेक्ट। हमसे पूछा भाई बोथ इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन द जीनोम एडिटिंग एंड ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। जीनोम एडिटिंग इज जनरली कंसिडर्ड लेस एफिशिएंट देन ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। नो भाई, जीनोम एडिटिंग ज़्यादा एफिशिएंट है। जो जीनोम एडिटिंग है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, बिकॉज इसमें क्रिस्पर कैस9 का इस्तेमाल करते हैं, हम एडिट कर देते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं या फिर रिप्लेस कर देते हैं। सो इट इज़ न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड इट इज़ मोर एफिशिएंट। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। Genome editing can correct or delete specific gene, while transgenic technology add new gene to an organism। बिल्कुल सही है। Genome editing is considered newer technology than transgenic technology, बिल्कुल सही है। Genome editing जो है रिसेंटली आया है। So answer is what 2 and 3 only। Question 25 है, consider the following statement with reference to the warm-blooded and cold-blooded animal। Warm-blooded animal maintain a constant body temperature while cold-blooded animal have a body temperature that fluctuates। बिल्कुल सही, because warm-blooded animals are homeotherms, they maintain a body temperature and the cold-blooded animals are paikiotherms, मतलब ये समय के साथ इन्वायरमेंट के साथ इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है। वार्म ब्लडेड एनिमल हैव लोअर मेटाबॉलिक रेट्स। नो, वार्म ब्लडेड एनिमल को अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है, तो इनके पास जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है, नॉट लोअर। सो सेकंड इज इनकरेक्ट। कोल्ड ब्लडेड एनिमल आर मोर लिमिटेड इन देयर एक्टिविटी लेवल देन वार्म ब्लडेड एनिमल, बिल्कुल सही है। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल उतने ज़्यादा काम नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू द वार्म ब्लडेड एनिमल। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है यार, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 and 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन 26 है, विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एनिमल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, बट लोग सोचेंगे यार बर्डिंग देखने को नहीं मिलता ना यार एनिमल्स में, बिल्कुल गलत है भाई। हाइड्रा इज एन एनिमल एंड हाइड्रा में बर्डिंग देखने को मिलती है। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन 27 है, डेवरॉक टेक्नोलॉजी और डेवरॉक टेक्निक इज ऑफन हियर्ड इन न्यूज। ओके, इज रिलेटेड विच ऑफ द टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग, मार्शल आर्ट टेक्निक, जीन एडिटिंग टेक्निक, 5G डेटा ट्रांसमिशन, साइक्लोन इंटेंसिटी एस्टिमेशन टेक्निक। यस, जो डेवरॉक टेक्निक है, जो व्हाट इज डेवरॉक टेक्निक, डेवरॉक टेक्निक क्यों लाया गया, डेवरॉक टेक्निक इसलिए लाया गया फॉर साइक्लोन इंटेंसिटी एस्टिमेशन। ओके, साइक्लोन की इंटेंसिटी को एस्टिमेट करने के लिए क्या लाया गया अपने पास, डेवरॉक टेक्निक लाया गया। क्वेश्चन 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस मिशन आर रिलेटेड टू मून। ठीक है, तो जो नासा का ओरियन कैप्सूल मिशन है क्या वो मून के साथ रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। जापान का हाक्युतो आर मिशन जो है वो क्या मून से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। जो जापान का हायाबुसा 2 मिशन है क्या ये मून से रिलेटेड है, बिल्कुल गलत, ये एक एस्टेरॉइड जो है उसके रिलेटेड है ये। एंड चाइना तिनवन मिशन जो है वो मार्स से रिलेटेड है, तिनवन। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा 1 and 2 ओनली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा 1। क्वेश्चन 29 है, ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ वाटर, ईस्ट एंड शुगर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन बी रिलीज। इथेनॉल कंज्यूमर अल्कोहल देखने को मिलेगा किसमें, शुगर के फर्मेंटेशन में, और वाटर जब फर्मेंट करेंगे तो मिथेनॉल और टॉक्सिक अल्कोहल देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। करेक्ट पूछा, दोनों देखने को मिलेगा भाई। कंसिडर क्वेश्चन नंबर 30 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, माइक्रो एलईडी आर मेड ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल सही है। माइक्रो एलईडी जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है और ओएलईडी जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है, इसलिए तो इसमें ओ लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक एलईडीज। एंड OLEDs आर थिनर देन माइक्रो एलईडीज, नो, बिकॉज OLED में हमारे पास एक लेयर लगाना पड़ता है अगर इसको हम थिन बनाना है तो, बिकॉज इसमें लाइट फिल्टर लगा होता है। किसमें लाइट फिल्टर लगा होता है, लाइट फिल्टर किसमें लगा होता है, लाइट फिल्टर ऑर्गेनिक LEDs में लाइट फिल्टर लगा होता है, इसीलिए यहाँ पे ये थोड़ा थिक होते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रो LEDs, बिकॉज माइक्रो LEDs में कोई भी लाइट फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, माइक्रो LED हैज़ ब्राइटर कलर रिप्रोडक्शन देन OLED, बिल्कुल सही है। माइक्रो LED जो होते हैं ना वो इनऑर्गेनिक LED होते हैं, इसमें क्या है ज़्यादा अच्छा कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। हमसे कैरेक्ट पूछा है, कैरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 and 3, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च इन 1992 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बिल्कुल सही है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और सेंटर और स्पेस स्टेट जो होंगे आपस में मिलकर पैसा देंगे इसके लिए, और 1992 में आया था। कर्नाटका हैज़ दी हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट, बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर। सबसे ज़्यादा लायन कहाँ पे है, उसको छोड़ो, गिर के अंदर, मतलब गुजरात के अंदर। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है अपने पास, कर्नाटका के अंदर, सॉरी एलिफेंट कहाँ पे है, कर्नाटका के अंदर। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2।
क्वेश्चन नंबर 32 है विथ रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर इन इंडिया हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफन सीन इन द न्यूज इज ऑफन सीन इन द न्यूज बी यूज्ड इन इमीडिएट फ्यूचर। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग का हम एग्रीकल्चर के अंदर? जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर फॉर डिसीज रेसिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट। बिल्कुल सही है। द टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप अ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट। बिल्कुल सही है। इट कैन बी यूज टू डिसाइफर दी होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन अ क्रॉप। ये भी सही है यार। देखो लॉजिकल स्टेटमेंट्स आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ नहीं कि आप किताब पढ़ना पड़े इन चीज़ों को, ठीक है? तो आप समझ सकते हो कि हाँ यार सही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 33 है सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर स्कीम रिसेंटली इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री। तो सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया था। सपोर्ट फॉर व्हाट प्रिजनर्स दैट इज रिलेटेड टू इंटरनल मैटर्स एंड इंटरनल मैटर कौन देखता है? होम अफेयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफेयर्स विच द फॉलोइंग इज द फ्रेज इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट मेंशन इन द न्यूज़। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है वो न्यूज़ में क्यों देखने को मिला अपने को? तो जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है IFA, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट IFA जो है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो था वो हमको न्यूज़ में देखने को मिलेगा विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में हमको जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट था IFA WTO। क्वेश्चन नंबर 35 है विद रेफरेंस टू इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स 2023 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज रिलीज्ड बाय द नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो जो इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स है उसको किसने रिलीज करेगा भाई? याद रखना स्टैटिस्टिक्स का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स In 2022, annual rainfall measure in India has increased in comparison to 2021। बिल्कुल से 2022 में ज़्यादा बारिश हुई एज कम्पेयर टू 2021। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 2 ओनली, आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 क्वेश्चन नंबर की बात करनी है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इम्पेंडिंग ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन विच द फॉलोइंग कैन बी द पोटेंशियल साइट फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मतलब जो कार्बन को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे कार्बन को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसकी बात हमसे पूछी गई है। अबंडेंट एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स मतलब सही, जहाँ पे पहले से क्या हुआ है, जो जैसे खदानें जहाँ पे अभी कोल नहीं निकाला जाता वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कार्बन को डाल सकते हैं। डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स बिल्कुल सही है। एंड सबटेरेनियन डीप सैलाइन फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम कार्बन को सिक्वेस्टर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है ना। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट है, हमारे पास हो जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 37 है नासा रिसेंटली लॉन्च व्हाट? नासा रिसेंटली लॉन्च व्हाट? टेम्पो क्यों लॉन्च किया भाई? मॉनिटरिंग एयर पॉल्यूशन फ्रॉम द स्पेस, ठीक है। तो टेम्पो को लॉन्च किया नासा ने, क्यों? क्योंकि ये मॉनिटर करना चाहता है व्हाट? एयर पॉल्यूशन, कहाँ से? स्पेस से। क्वेश्चन नंबर 37 है विद रेफरेंस टू रिवर सिटीज अलायंस RCA, River Cities Alliance, consider the following statement. It is envisioned as a facilitatory platform for initiating river sensitive planning and development। बिल्कुल सही है। And it is open to all river cities of India, ये भी सही है। तो करेक्ट हमसे पूछा भाई, कट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 39 है विद रेफरेंस टू इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोरियम INSACOG consider the following statement. It is a multi-laboratory, multi-agency, pan-India network to monitor genomic variation in SARS-CoV-2 बिल्कुल सही है। It is jointly initiated by the Union Ministry of Health and Indian Medical Association। No, not Indian Medical Association, Union Ministry of Health, ICMR, Indian Council of Medical Research plus CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने मिलकर इसको लॉन्च किया था, ठीक है। सेकेंड इज इनकरेक्ट। टू असर्टेन द स्टेटस ऑफ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट VOI एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न VOC इन इंडिया इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ INSACOG, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 40 है विथ रेफरेंस टू रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट हम बात किसकी करते हैं? यहाँ पे हम बात करते हैं लैंथेनॉइड्स की, रेक्टिनॉइड्स की। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस एलिमेंट, बिल्कुल सी, इनको उसमें रेयर प्रॉपर्टीज है, नॉट देयर, बहुत कम मिलते हैं इसलिए नहीं, रेयर प्रॉपर्टीज है इसलिए। दिस एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई कंडक्टिविटी एंड हाई थर्मल कंडक्टेंस, बिल्कुल सही है।
रेयर अर्थ मेटल आर एसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये भी सही है। हमसे करेक्ट पूछा गया है यार, करेक्ट हमसे पूछा गया है। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा तीनों, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 41 है, विथ रेफरेंस टू परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स PMI कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। PMI शो ट्रेंड इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, बिल्कुल सही है। एंड PMI अब 50% रिप्रेजेंट अ कॉन्ट्रैक्शन, नो। 50% से जो PMI होता है वो क्या बताता है? वो एक्सपांसन बताता है। 50% से नीचे कॉन्ट्रैक्शन बताता है, 50 में रहने से वो नो चेंज बताता है। करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 42 है, रिसेंटली द कूल रूफ पॉलिसी इज इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना बहुत ज़्यादा इनोवेट कर रहा है यार, तो तुक्का भी लगाओ ना, ऐसे लगाना स्टेट जो कि बहुत ज़्यादा इनोवेशन पे लगा हो तो सही रहता तुक्का, ठीक है ना। तो कूल रूफ पॉलिसी किसके ऊपर था? न्यूज़ तेलंगाना के ऊपर। विच ऑफ दिस इज डेजिग्नेटेड एज टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, तो तीनों के तीनों जो हैं टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस हैं, फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर एंड मोरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 44 है, दी फॉलोइंग कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ ओपेक प्लस, ठीक है ना। तो ओपेक तो पता है अपने पास, जो साउथ ईस्ट जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमारे पास ओपेक के मेंबर्स हैं जनरली, है ना। और हमारे पास जो ओपेक प्लस है उसमें ब्रुनई आता है, बिल्कुल सही है। अदर दैट इज अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज प्लस, ठीक है। इसमें ब्रुनई आता है, रशिया आता है, अजरबैजान आता है, बहरीन आता है, कजाकिस्तान आता है, मलेशिया आता है। ये सारे के सारे जो है वो किसके मेंबर्स हैं? ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं ओपेक प्लस के मेंबर्स हैं। 45 का नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। स्टैंड ऑफ इंडिया के लिए हमको बताना है करेक्ट क्या है। इट पर्पस इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग SC एंड ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, बिल्कुल सही है। ST और SC और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में ये क्या प्रमोट करना चाहता है? एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहता है, स्टार्ट ऑफ इंडिया स्कीम। एंड लोन्स अंडर द स्कीम आर अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, बिल्कुल सही। यहाँ पे ना ओनली लगा के यहाँ पर गलत मत कर देना, बिकॉज आपको यहाँ थोड़ा मोटा तो पता होना चाहिए भाई कि हाँ जो अपने पास स्टार्टअप इंडिया स्कीम है वो उसी पर से ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, मतलब जो नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जो बने बनाए प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 46 है, रिसेंटली द बैटल ऑफ नामकाचू वाज न्यूज, ठीक है ना। इट वाज फॉट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बिकॉज 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर, तो उसमें हमारे पास नामकाचू लड़ा गया था। नामकाचू एक जगह है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे लड़ा गया था। तो ये न्यूज़ में था, इसलिए हमसे यहाँ पे पूछा गया है, बिकॉज इंडिया चाइना रिलेशन थोड़ा सा टेंस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स आर लोकेटेड इन केनिया। न्यूज़ में थे केनिया के पोर्ट्स, इसलिए हमसे पूछा गया केनिया कहाँ पे है ब्रो? साउथ अफ्रीका के अंदर? नो, अफ्रीका के अंदर, यस। पोर्ट ऑफ मोम्सा, यस बिल्कुल सही है। पोर्ट ऑफ मोम्सा केनिया के अंदर है। पोर्ट ऑफ लेमू केनिया के अंदर है। किस्मू पोर्ट कहाँ पे? केनिया के अंदर है। तो तीनों के तीनों पोर्ट जो है वो कहाँ पे? केनिया के अंदर। देखो आपको जस्ट आपको ओवरव्यू बता रहा है कि अगर पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ जाए तो आपको एलिमिनेशन कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए जो मोम्सा पोर्ट है, जो किस्मू पोर्ट है ना, मोम्सा, किस्मू और लेमू, वो कहाँ पे है? हमारे पास केनिया के अंदर। तो उसको आप एलिमिनेट करके आप आंसर सही तक पहुंच सकते हो। इट इज अ वे टू गेट द करेक्ट आंसर। मैंने बोला कि ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाएंगे, बट आपको इससे मदद मिल सकती है आंसर सही करने में। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डर्टी बॉम्ब। डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल करने का एक वो लगा था हमारे पास, आरोप लगा था यूक्रेन, रशिया के ऊपर यूक्रेन ने लगाया था। A dirty bomb is a dispersion device containing radioactive material, possibly uranium, but more likely low-grade materials such as cesium-137, बिल्कुल सही है। Impact of dirty bomb are immense in social, psychological and economic destruction caused by radioactive contamination, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 and 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे C। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सैंडलवुड स्पाइक डिसीज। इट इज एन इन्फेक्शियस डिसीज विच इज caused by phytoplasma, yes, phytoplasma is what? Phytoplasma is a fungus, okay. There is a no cure, बिल्कुल सी यहाँ पे से कोई इलाज नहीं है as of now for the infection, but cut down the remove the infected tree, not to all remove the already infected, remove infected tree, जो कि जहाँ से सैंडलवुड का ऐसा ट्री जहाँ से क्या फैल रहा है, स्पाइक डिसीज फैल रहा है, उसको काट दो। जिसमें फाइटोप्लाज्मा फंगस है उसको काट दो। यही यहाँ पे यही उपाय बचा है हमारे पास। करेक्ट हमसे पूछा भाई, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, वुल्फ फॉर ए डिप्लोमेसी, ठीक है ना। रिसेंटली न्यूज रिलेटेड टू चाइना, बिकॉज चाइना लोगों को इतना डरा देता है ना, इतना डरा देता है कि उन डिप्लोमेसी ना, एग्रेसिव डिप्लोमेसी इज व्हाट वी कॉल वुल्फ वॉरियर, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल ऑफ 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।